हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की, जिसमें हमने देखा कि कमर्शियल बैंक का मेन धंधा क्या है, लोगों से डिपॉजिट लेना, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इन 4 फॉर्म्स: करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर हमने देखा कि वो पैसे से बैंक लोन दे देगी, तो सेकंड वाज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, थर्ड वाज पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, फिर चौथा क्या था, क्रेडिट क्रिएशन, और पांचवा क्या था, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये 5 कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस हमने देखे थे। प्राइमरी मतलब उसका मेन धंधा क्या है। अभी दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी या तो अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की। मतलब कमर्शियल बैंक का धंधा ये करना नहीं है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट्स एक्टिविटीज वो साथ में ये सारी चीजें भी करती है। जैसे कि समझ लो कि कोई चाइनीज रेस्टोरेंट है, समझ लो, एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई चाइनीज रेस्टोरेंट है, कोई पिज्जा कैफे है, वो क्या करेगा, उसका मेन बिजनेस है या तो चाइनीज आइटम सेल करना या तो पिज्जा सेल करना, लेकिन उसके साथ वो कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व कर रहा है ना। कोल्ड ड्रिंक्स सेल करना उसका मेन बिजनेस नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स एंसिलियरी बिजनेस, जिससे उसके मेन बिजनेस को भी बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर्स को सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों उसी तरह से बैंक के कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, उसके साथ बैंक के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं। सो नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कैन बी आस्क्ड इन 2 और 3 मार्क्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी मतलब इंटरमीडियरी तरीके काम करना या तो फिर ऐसा दलाल काम करना। यूटिलिटी मतलब लोगों को कुछ फैसिलिटी देना, कुछ बेनिफिट देना। सो नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। इसमें 6-7 टर्म्स है जो मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड में बताई है, वो तुम्हें इस आंसर में लिखना है, बाकी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। A bank provides various utility and agent banking facilities to its customers। अभी क्या है, टुडे द बैंकिंग इज मूविंग टू अ नेक्स्ट लेवल की, जहां पर कस्टमर को तुम यार जितना दे सको उतना दे दो। जैसे कि समझ लो आज की प्राइवेट बैंक्स है, यस बैंक है, यू फाइनेंस, इन सभी की सर्विस किस तरह से पता है। सपोज यू गिव मी 5 चेक्स। अभी मेरे पास आज सुबह से मेरी ऑफिस में 5 चेक आए, मैंने दोपहर को उसके मेरे बैंकिंग एग्जीक्यूटिव को कॉल किया कि भाई 5 चेक मेरे पास है, वो मेरी ऑफिस में आएगा, मेरे से चेक कलेक्ट करके खुद बैंक में डिपॉजिट कर देगा। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्विस दैट बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑफरिंग टू इट्स कस्टमर्स टू मेक इट हैप्पी। ठीक है, टू मेक देम हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक कैन एक्ट एज अ मीडिएटिंग एजेंट। मीडिएटिंग एजेंट मतलब बीच के व्यक्ति की तरह काम कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट तुम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में पढ़ा होगा, उसी में 11 में, टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर। बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट चीज क्या होती है। समझ लो कि दाऊद इब्राहिम दुबई में है, वो यहां से इंडिया में किसी व्यक्ति को, समझ लो छोटा राजन इंडिया में, दाऊद इब्राहिम दुबई में। छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम से कोई चीज इंपोर्ट करनी है, समझ लो 50 लाख की चीज छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से इंपोर्ट कर रहा है, तो छोटा राजन को दाऊद को पैसा देना है। छोटा राजन आदमी बराबर है, एकदम परफेक्ट आदमी है, लेकिन छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम पे भी विश्वास नहीं है कि साला एडवांस में पैसा दे दिया, फिर दाऊद भाई गुड्स नहीं भेजेगा तो दाऊद भाई से थोड़ी अपने मगजमारी करेंगे। और दाऊद इब्राहिम भी बोल रहा है कि यार मैं आदमी जेन्युइन हूं, मैं इसको गुड्स भेज दूं, फिर ये साला पैसा नहीं देगा तो छोटा राजन को मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में बैंक आ जाएगा। बैंक को छोटा राजन भी मालूम, बैंक को दाऊद इब्राहिम भी मालूम, तो बैंक क्या करेगा, बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट देगा किसको, छोटा राजन को, जिसमें क्या लिखा होगा कि दाऊद इब्राहिम को वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, और अगर when दाऊद इब्राहिम exports the goods to छोटा राजन, और अगर छोटा राजन पेमेंट नहीं कर रहा तो बैंक पेमेंट कर देगा। सर बैंक ये सब कुछ फ्री में करता है? नो, बैंक डज नॉट डू इट ऑल फॉर फ्री। बैंक इसके लिए कमीशन लेगा, बैंक थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी अपने पास रखेगा, तभी लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। अगर तुम लोग को मालूम हो तो नीरव मोदी का एक स्कैम हुआ था, इट वाज बेस्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट। उसने बेकार लेटर ऑफ क्रेडिट्स बैंक से इश्यू करवाए थे, बैंक के मैनेजर्स और बैंकिंग की टॉप अथॉरिटीज को अपने साथ ले लिया, उनको सबको पैसा खिला के ये सारी स्कैम उसने किया था। ठीक है, सो दीज आर रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि साला ये पैसा नहीं देगा तो बैंक की तो यार बैंड बच जाएगी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई 2-4 हजार वाले ट्रांजैक्शन नहीं होते, करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शंस होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बैंक्स आल्सो प्रोवाइड अंडरराइटिंग सर्विसेज टू वेरियस बिजनेसेस। अभी अंडरराइटिंग सर्विसेज क्या है, ये शायद एसपी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं एक बार तुम लोग को समझा देता हूं। देखो, कोई भी कंपनी लिस्टिंग की प्रोसेस में आई, लिस्टिंग मतलब इट गेट्स इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एनएसई या बीएसई पे कोई कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करवा रही है। जैसे कि समझ लो मैं एक आईपीओ लेके आ रहा हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि मेरे को मेरे शेयर्स मार्केट में इश्यू करने। समझ लो कॉन्सेप्ट एकेडमी लिमिटेड का एक आईपीओ आया, अभी कॉन्सेप्ट एकेडमी लिमिटेड का आईपीओ है, उसमें कोई भी व्यक्ति शेयर्स परचेस कर सकता है, लेकिन एज पर द रूल्स ऑफ सेबी देयर इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब
अगर इश्यू का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेरे को नहीं मिला ना तो मेरा इश्यू फेल हो जाएगा। तो मैंने जिस से पैसा लिया है, मेरे आसबा वाले एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा है, उन सबको मेरे को पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो इन दिस केस क्या होगा कि मेरा जो पूरा इश्यू आया, मैंने जो यार सारी मगजमारी की, इतनी मेहनत की, वो सब कुछ फेल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा कि तू अंडरराइटर बन जा। अंडरराइटर मतलब तुम लोगों ने सुना होगा जिंदगी में, पापा तुम लोग को बोलते हैं, कोई दोस्त तुमको बोलता है अरे कुछ नहीं होगा तो मैं बैठा हूं ना। तो यहाँ पे अंडरराइटर का मतलब क्या है पता है कि बैंक मेरे को बोलेगा यार तू बेफाम आईपीओ डाल दे, अगर तेरे शेयर्स कोई नहीं लेगा तो यार मैं बैठा हूं ना, तू क्यों चिंता कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। अगर मैंने मार्केट में शेयर्स ऑफर किए और मेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द रूल्स ऑफ सेबी नहीं मिला, तो जितना शॉर्टफॉल आया, समझ लो मेरे को 1 करोड़ शेयर्स बेचने के और मेरे को 80 लाख शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो 20 लाख शेयर्स का सब्सक्रिप्शन देना है, तो वो 20 लाख शेयर्स का सब्सक्रिप्शन बैंक ले लेगी। दिस इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। मतलब मेरा आईपीओ इन एनी केस फेल नहीं जाएगा, इसके लिए भी बैंक मेरे से कमीशन लेगी। जितनी मेरी वाहियात इमेज, उतना बैंक मेरे से ज्यादा कमीशन लेगा। समझ लो मुकेश अंबानी जियो का आईपीओ लेके आएगा और वो बैंक को अंडरराइटिंग का बोलता है, तो बैंक उससे कम कमीशन लेगा, क्योंकि बैंक को मालूम ही है कि यार इसके शेयर तो सब लेने वाले, लेकिन मेरे जैसा कोई नया बंदा आएगा तो बैंक ज्यादा कमीशन लेगा। अंडरराइटिंग मींस अ गारंटी गिवन बाय द बैंक कि अगर तेरे शेयर्स नहीं बिके तो वो हम लोग ले लेंगे। दिस इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्विस। ये कोई बैंकिंग का धंधा नहीं है, लोन लेना, डिपॉजिट लेना, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स टू पे टैक्स चलान्स। टैक्स चलान्स यानी समझ लो तुम लोग को इनकम टैक्स पे करना है, तुम लोग को जीएसटी पे करना है, तो वो तुम लोग बैंक में जाके चलन पे कर सकते हो। फिर बैंक से एनईएफटी आरटीजीएस से भी पेमेंट कर सकते हो। ऑल द टैक्स चलन्स आर पेड थ्रू बैंक, ठीक है। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट होल्ड्स। अब ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है जो भारी शब्द है, बाकी दोस्तों इसका मतलब होता है बैंक में लॉकर नहीं होता है जो, वो तो सबको तुम लोग को मालूम ही होगा। लॉकर में हम लोग क्या रखते हैं, अपने पास जो प्रेशियस ज्वेलरी पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, कई लोग कैश भी रखते हैं। अभी 2 नंबर का पैसा है वो घर पे रखने से बेटर है, बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते। देखो बैंक अकाउंट में व्हाइट का ही पैसा जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मालूम पड़ता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो उसमें व्हाइट का 1 नंबर का ही पैसा तुम रख सकते हो। कहीं से 2 करोड़ रुपया आ गया, उस पर टैक्स नहीं भरा, तो वो पैसा कहीं छुपाना है तो वो तुम लॉकर में रख सकते हो, ठीक है। ऑन रेंट, उसका भाड़ा लेती है, फ्री में ये सर्विस नहीं मिलती। टू इट्स कस्टमर्स वेरिन दे कैन सेफली स्टोर देयर प्रेशियस ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, बाकी भी तुम्हारे पास कुछ प्रेशियस चीज पड़ी हो, ठीक है, तुम लोग को कुछ चीज प्रेशियस लग रही हो तो तुम इसमें रख सकते हो, ठीक है। बैंक्स प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज। देखो तुम लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें मैंने तुम्हें समझाया था माइक्रो मींस स्मॉल, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्मॉल फाइनेंस फैसिलिटीज। मतलब समझ लो कि कोई रिक्शा वाला है, कोई छकड़ा वाला है, कोई पानीपुरी वाला है, जिसको 20, 30, 40 हजार की लोन चाहिए, तो बैंक माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटीज भी देती है कि देश के जो गरीब वर्ग है उसको भी बैंकिंग की सर्विसेज का बेनिफिट मिले, वो भी लोन लेके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंक 25-50 करोड़ की लोन देती है, बैंक 50,000 की भी लोन देती है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटी छोटी लोन्स वगैरह देना, उसे कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज। जरूरी है ना यार, इतने सारे देश में ज्यादातर लोगों के पास छोटा ही बिजनेस है। अभी ये रिलायंस और टाटा तो बहुत लिमिटेड लोग हैं, ठीक है। When some payments are to be made with full proof security. फुल प्रूफ सिक्योरिटी मतलब क्या, समझ लो कि मैंने एक मर्सिडीज बेंज परचेस करी 50 लाख की, मर्सिडीज बेंज में लेके आ गया, उसने मेरे को मर्सिडीज बेंज दे दी, मैंने उसको सामने 50 लाख का चेक दिया, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे सर कैश ट्रांजैक्शन है, आपका भी काम हो गया उसका भी काम हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अगर मेरा 50 लाख का चेक बाउंस हुआ तो मैं तो कार लेके चला आया, वो 50 लाख का क्या करेगा। तो मतलब चेक इज नॉट अ वेरी प्रॉपर और सेफ फॉर्म। चेक में रिस्क है, अगर तुम लोग मेरे को चेक दे रहे हो और तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक बाउंस होगा। इट इज नॉट द केस विथ कैश। तो अगर बैंकिंग से ही ट्रांजैक्शन करना है, कैश से ट्रांजैक्शन नहीं करना है और सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह चीजें इश्यू करवाएंगे, ठीक है। बैंक्स प्रोवाइड सर्विस टू द पेयर बाय इशूइंग ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। तो यहां पर क्या है कि पहले अकाउंट से पैसा कटेगा, फिर ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इश्यू होगा, तो यहां पे बाउंस होने का चांस 0, लेकिन चेक में बाउंस होने का रिस्क है, ठीक है। सो दीज आर द एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज दैट बैंक प्रोवाइड्स टू इट्स कस्टमर, जिसमें क्या आएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग, टैक्स चालान, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी और ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर्स, ठीक है। देख लेते हैं, चलो।
अभी ये क्वेश्चन तुमको पूछा जाए ना तो दोस्तों तुम लोग को इतने वर्ड्स यूज करने हैं। अभी इसको तुम किसी भी सेंटेंस फॉर्म में लगाओगे परफेक्टली चलेगा। दीज वर्ड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। क्या है? एक आएगा लेटर और नहीं है, ऑफ है। लेटर ऑफ क्रेडिट, second is underwriting facility, third is tax challenge, fourth is safe deposit vault, fifth is microfinance facilities, and sixth is issuing drafts and pay orders. So these are the secondary functions of a commercial bank. Part 1, that is agency and utility services. अभी दूसरा, दुनिया आगे बढ़ रही है, बैंक भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो सेकंड इज प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम्स। जैसे कि समझ लो दोस्तों, पहले क्या था कि तुम लोगों को कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो ना, तुम लोग को कंपलसरीली बैंक में जाना पड़ता था। नाउ यू डोंट नीड टू अप्रोच द बैंक। तुमको पैसा निकालना है, एटीएम में जाओ। तुमको पैसा ट्रांसफर करना है ऑनलाइन, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दो। नाउ दीज डेज एटीएम के साथ एक दूसरा सीडीएम आता है, कैश डिपॉजिट मशीन, कि जिसमें तुम लोग डायरेक्ट कैश भी डिपॉजिट कर सकते हो। सिर्फ तुम लोग को उस मशीन के अंदर पैसा डालने का, सामने से तुमको स्लिप भी मिल जाएगी। सो बैंकिंग इज मूविंग टू अ नेक्स्ट लेवल एंड प्राइवेट बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इनटू द बैंकिंग बिजनेस। और जहां जहां टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी वहां पे मॉडर्नाइजेशन आएगा। सो बैंक्स आर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लॉट मेनी फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स। देखते हैं क्या है। बैंकिंग इज एन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो एवोल्यूशन, जिसमें चेंजेस आते ही रहते हैं। देयर इज कंटिन्यूअस एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ बैंक। इन प्रेजेंट टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी from the account of one customer to that of any other customer of any bank without using cash or check। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में तीन चीजें आती है दोस्तों। एक आता है आईएमपीएस, दूसरा आता है एनईएफटी, ये तुमने पढ़ा होगा, और तीसरा आता है आरटीजीएस, ये भी तुमने पढ़ा होगा। अभी देखो, मेरे को किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना है तो मेरे को उसको चेक देने की जरूरत नहीं है, मेरे को आंगड़िया करने की जरूरत नहीं है, मेरे को उसको कैश भी देने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे को सिर्फ उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड चाहिए। अगर 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन है तो मैं एनईएफटी कर सकता हूं, 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो मैं आरटीजीएस कर सकता हूं। ये तो तुम दोनों कॉन्सेप्ट तुम लोग को मालूम है। देन वन एडिशनल थिंग आल्सो इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेट बैंकिंग, जिसको कहते हैं आईएमपीएस, विच इज इमीडिएट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है पता है कि तुम लोग को किसी को बेनिफिशियरी भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ मैं तुम्हारा अकाउंट नंबर लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, आईएफएससी कोड लिखूंगा, एंटर, ऑन द सेकेंड मिनट सीधा अकाउंट में तुम्हारे पैसा आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। सो दिस इज ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट यूजिंग चेक और कैश, is done through the facilities like NEFT. NEFT का full form National Electronic Fund Transfer, and RTGS real time gross settlement up to 2 lakh NEFT, greater than 2 lakh RTGS. Both these are possible because of core banking, centralized online real time exchange. देखो, पहले बैंक्स में क्या था पता है, सब कुछ पेन एंड पेपर फॉर्मेट से होता था। तुम्हारा अकाउंट अगर भुज की ब्रांच में हो तो तुम लोग माधापुर में ट्रांजैक्शन नहीं करते। नाउ कोर बैंकिंग इज इंप्लीमेंटेड इन द बैंक्स। कोर बैंकिंग मतलब कि अगर तुम्हारा अकाउंट किसी ब्रांच में है तो तुम लोग उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। समझ लो मेरा अकाउंट भुज ब्रांच ऑफ एचडीएफसी बैंक में है तो मैं मुंबई की एचडीएफसी ब्रांच में भी उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। तो ये आ गया सेंट्रलाइज्ड, कि पूरी इंडिया की जो बैंक है उसका सर्वर एक है। एचडीएफसी बैंक फॉर द एंटायर इंडिया उसका एक ही सर्वर है, अलग अलग सर्वर्स नहीं है। ऑनलाइन वो तो मालूम है। और रियल टाइम मतलब अभी ट्रांजैक्शन किया ना दोस्तों तो उसकी अभी की अभी इंपैक्ट आ जाएगा, उसको कहा जाता है रियल टाइम, ठीक है, एक्सचेंज। आरटीजीएस, एनईएफटी आर पॉसिबल ड्यू टू कोर बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है। और कुछ फैसिलिटीज भी बैंक देती है। बिसाइड्स कस्टमर कैन गेट डिटेल्स ऑफ देयर अकाउंट, मतलब समझ लो कि मेरे को अपना बैंक का स्टेटमेंट चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, कुछ भी चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि मेरे अकाउंट में कितनी बैलेंस है, तो मेरे को बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग सब कुछ नेट बैंकिंग से ही मिल जाता है, ठीक है। एज वेल एज मेक पेमेंट्स, कोई पेमेंट करना है, लाइट का बिल पे करना है, फिर कुछ भी खर्चा करना है, बाय गुड्स, अभी समझ लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कुछ गुड्स परचेस करने हैं तो उसका भी डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है। बुक टिकट्स, पेटीएम वेटीएम सब मालूम ही है तुम लोग को, एक्सेट्रा ऑन देयर कंप्यूटर और मोबाइल फोन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एप्स। मोबाइल बैंकिंग भी आता है, ठीक है। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, ये रिपीट, एंड फैसिलिटीज ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब अगर तुम्हारे पास किसी कंपनी के शेयर्स है ना तो वो डीमैट अकाउंट में ही आएंगे, कोई भी कंपनी के शेयर्स, ठीक है। अभी ये डीमैट अकाउंट क्या है? दिस इज एन अकाउंट वेयर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा कैन बी हेल्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज इजियर देन होल्डिंग देम इन फिजिकल फॉर्म। अभी कुछ साल पहले क्या था पता है,
मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हो ना, तो रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट मेरे को वो दिया जाता था, शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें रिलायंस का नाम होगा, मेरा नाम होगा, फिर उसमें लिखा होगा ये से ये नंबर के शेयर्स मेरे, और वो सर्टिफिकेट में अपने घर पे फिजिकली स्टोर करता था। बट देन व्हाट डिड सेबी डू? सेबी हैज डीमटेरियलाइज्ड ऑल द शेयर्स। मतलब आज की तारीख में तुम अगर किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करोगे तो तुम लोगों को फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। द शेयर्स विल बी हेल्ड इन योर डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट में शेयर से इट इज अ रीजनेबल प्रूफ ऑफ द ओनरशिप ऑफ शेयर्स, कि वो शेयर्स तुम्हारे हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम। इसमें क्या आएगा? एनईएफटी, आरटीजीएस ड्यू टू कोर बैंकिंग, तुम गुड्स परचेस कर सकते हो, मूवी की टिकट्स बुक कर सकते हो, डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है। सो दिस इज वेरी सिंपल। सो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक आर टू। द फर्स्ट वन इज agency and utility services and the second one is providing various facilities with changing time। तो अभी अपना कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन भी हो गया, सेकेंडरी फंक्शन भी हो गया। अभी देखते हैं प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स कई बार पूछी जाती है, बाकी जो ऊपर दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ इट। कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट इन द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ये तो तुम लोग को मालूम ही है। पब्लिक मतलब ये जो एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी पब्लिक में आएगी। यस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सारी प्राइवेट बैंक्स है। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 फॉरेन बैंक्स हैव एंटर्ड द प्राइवेट सेक्टर। फॉरेन बैंक्स भी बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गई है। एचडीएफसी बैंक इज अ फॉरेन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ड्यूट्स बैंक, ये सारी जो बैंक्स है दीज आर ऑल फॉरेन बैंक्स। ठीक है, Besides, there are financial companies। फाइनेंशियल कंपनीज मतलब समझ लो कि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तुमने सुना होगा ग्रू फाइनेंस है, फिर अपना डीएचएफएल है, शाहरुख खान की जो ऐड आती थी, ये सारी फाइनेंस कंपनीज है, ये भी लोन्स देती है लोगों को। which function like banks in the unorganized and organized money market। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जिसको कोई कायदा लागू नहीं पड़ता, और ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक प्रॉपर रेगुलेटेड वे में जो काम करता है। ठीक है, मनी मार्केट्स ऑफ इंडिया। ऑल्सो देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब अपना ये बीएमसी भी सुना है, भूज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, फिर बीसीसी भी सुना है, भूज कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, ये सारी क्या कोऑपरेटिव बैंक्स है। भाई कोऑपरेटिव बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है पता है? कि कोऑपरेटिव बैंक में सबसे पहले तो लोन वगैरह उसी को दिया जाता है जो कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर हो। कोऑपरेटिव बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत क्लियर है। कोऑपरेटिव बैंक का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके जो मेंबर्स है उनका वेलफेयर हो, मेंबर्स को एफडी पे इंटरेस्ट रेट हायर मिले और मेंबर्स को लोन कम रेट पे मिले, मेंबर्स का ही फायदा हो, यही कोऑपरेटिव बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट तो सब करते ही है। ठीक है, ये हो गई बात कमर्शियल बैंक्स की। प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, फॉरेन बैंक्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स होती है, और देयर इज कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो। अगर मैं किसी को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट हो गया, कि उस पे कोई आरबीआई का रेगुलेशन वगैरह नहीं होगा। लेकिन कोई एनबीएफसी पैसा दे रहा है तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये पैसों का इंटरेस्ट पे लेन देन का बिजनेस करते हैं। तो बैंक किसको कहा जाता है दोस्तों? बैंक किसको कहा जाता है? ध्यान से देखो। बट बाय द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया ओनली दोज कंपनीज, ये शब्द क्या लिखा है? कंपनीज। मतलब तुम लोग प्रोप्राइटरशिप में बैंक ओपन नहीं कर सकते। ओनली दोज कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंगली आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स एंड आर द रियल बैंक्स। मतलब ऐसी कंपनीज जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है और जो आरबीआई की सारी कंडीशंस को कंप्लाई करती है और जिनको आरबीआई ने सर्टिफिकेट दिया है, वही बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स है और वही बैंक असली बैंक है। बाकी जो बोलता है कि मैं बैंक हूं, वो बैंक नहीं है। समझ लो कि मैं 50 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है, वो मैं लोगों को इंटरेस्ट पे दे रहा हूं और मैं नाम रख देता हूं कॉन्सेप्ट बैंक, तो वो नहीं चलेगा। आई कैन यूज द नेम बैंक ओनली व्हेन आई एम रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, देन एंड ओनली देन कैन आई नेम माई सेल्फ एज अ बैंक, वरना मैं बैंक नहीं हूं। समझ में आया? ठीक है। All rules and regulations of Reserve Bank of India apply to these banks। और इन बैंकों को आरबीआई का हर एक कायदा कानून का पालन करना पड़ेगा। आरबीआई बोलेगा कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। आरबीआई बोलेगा इंटरेस्ट इतना लेना है तो इतना ही लेना है। आरबीआई बोलेगा कि ये तेरी लोन एनपीए हो गई, तू भले नहीं मान रहा है पर हो गई तो करना पड़ेगा। आरबीआई बोलेगा ऑडिटर आके ऑडिट करेगा, करवाना पड़ेगा। आरबीआई बोलेगा बैंक बंद कर दे, मैं बोल रहा हूं तेरे को धंधा करना नहीं आता,
तो बंद करना पड़ेगा। आरबीआई बोलेगा कि तू बेकार बंदा है, निकल जा बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, तो निकलना पड़ेगा। आरबीआई बोलेगा मैं बोर्ड पे बैठूंगा, तो बिठाना भी पड़ेगा। मतलब जो आरबीआई बोलेगा वो करना पड़ेगा। आरबीआई बाप है और ये बेटा है, और बेटे को बाप की हर बात माननी पड़ेगी, वरना बाप लगा देगा एक। ठीक है, अभी शेड्यूल्ड बैंक्स के टाइप्स दिए हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक के मेन दो टाइप है, वन इज कॉमर्शियल बैंक, सेकंड इज कोऑपरेटिव बैंक। अभी ये कॉमर्शियल बैंक जो है ना, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, और कोऑपरेटिव बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना। ठीक है, अभी कॉमर्शियल बैंक में चार है, पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक मतलब गवर्नमेंट वाली, प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक वो तो मालूम ही है, फिर फॉरेन या मल्टीनेशनल बैंक्स वर्किंग इन इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ड्यूट्स बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारी फॉरेन बैंक्स है। एंड द फोर्थ वन इज रीजनल रूरल बैंक, मतलब गांव में जो छोटी मोटी बैंक होती है, जैसे कि समझ लो एक है डीजीजीबी, देना गुजरात ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये सारी क्या है, रीजनल रूरल बैंक। मतलब टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक की बात करूं तो दो आएगी, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट वाली, कोऑपरेटिव बैंक मेंबर के वेलफेयर वाली। फिर कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक। समझ में आ रहा है, इतनी चीजें हैं। ठीक है, ये भी टेबल कई बार पूछा जाता है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल आल्सो वेरी नाइसली। सो विद दिस वी कंप्लीट फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉमर्शियल बैंक्स। अब दूसरा आ रहा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से बात करनी हमारी बाकी है, तब तक हमने इतना कर लिया है ये सब कुछ कि बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा कि टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक भी क्या होता है। तो अभी बात करनी है सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, अभी देखो हर देश में Now I'm not talking only about India, I'm talking about all the countries of the world. हर देश में बहुत सारी बैंक्स होगी, कुछ प्राइवेट बैंक्स होगी, कुछ पब्लिक बैंक्स होंगी, कुछ फॉरेन बैंक्स होंगी, कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होंगी, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होंगी। इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड देयर आर मेनी बैंक्स। अभी कोई बंदा तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि इन बैंक्स को रेगुलेट करे, वरना तो बैंक जो मजा आएगा वो करेगा, जो अनपढ़ है उससे ज्यादा इंटरेस्ट ले लेगा, जो मजा आएगा वो करेगा। सो देयर इज अ नीड ऑफ फादर फिगर की जो कंट्री की पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करेगा, जो क्या करेगा, कंट्री की पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करेगा। ये देखेगा कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास कायम रहे। ये जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल बैंक की है। वो देखेगा कि लोग बैंकिंग पे विश्वास करे, जो ये देखेगा कि कितनी नोट्स प्रिंट करनी, कितनी नोट्स प्रिंट नहीं करनी, ताकि देश में मनी का डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, देश की करेंसी की वैल्यू मेंटेन रहे। ये सारा काम हर देश में कौन करेगा, एक सेंट्रल बैंक करेगी। इन एवरी कंट्री देयर विल बी वन सेंट्रल बैंक, और इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी रिजर्व बैंक का काम क्या है, रिजर्व बैंक में तुम जाके 50,000 की एफडी नहीं करवा सकते, रिजर्व बैंक से तुम 2 लाख की लोन नहीं ले सकते, रिजर्व बैंक के एटीएम से तुम पैसा नहीं निकाल सकते, रिजर्व बैंक में तुम लॉकर नहीं खुलवा सकते। तो साला ये रिजर्व बैंक करेगा क्या, तो इसकी इतनी इज्जत क्यों है। रिजर्व बैंक इज द बाप ऑफ ऑल द बैंक्स। क्या है वो, सारी बैंकों का बाप है। ठीक है, उसका काम क्या है, एक तो पूरी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, पूरी कंट्री के सारे डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट और वेलफेयर मेंटेन करना, कंट्री में मनी के सप्लाई को मेंटेन करना, मनी के सप्लाई के हिसाब से ये देखना कि कितनी नोट्स प्रिंट करनी, कितनी नहीं करनी। हर नोट आरबीआई प्रिंट करेगा। तुम्हारे पास कोई भी नोट पड़ी हो ना, उस पे देखो आरबीआई का एक सिक्का होगा और आरबीआई के गवर्नर की साइन होगी। मोदी जी नोट प्रिंट नहीं करेंगे, आरबीआई का गवर्नर नोट्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आरबीआई का रोल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अगर बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, मनी मार्केट, किसी भी चीज की बात करो, द फादर फिगर इन ऑल दीज थिंग्स विल बी द रिजर्व बैंक, दैट इज द सेंट्रल बैंक। इंडिया में, अमेरिका में, कोई भी देश की बात करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द इकोनॉमी। तो चलो देखते हैं। There exists a central bank in all countries of the world. हर देश में एक सेंट्रल बैंक होगी, which manages, जिसका काम क्या है, मैनेजमेंट करना। इवेल्युएट मतलब चेक करना कि सब बराबर हो रहा है कि नहीं। एंड रेगुलेट मतलब कायदे कानून बना के सबको बोलने का ये करना है, ये नहीं करना है। ये कुछ करेगा नहीं, ये क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा, इवेल्युएशन करेगा और रेगुलेशन करेगा। देखो इसमें कुछ लिखा है कि ये काम करेगा, लोन देगा, कुछ नहीं करेगा। ये सब चिल्लर काम ये नहीं करेगा। द बैंकिंग एक्टिविटीज इन द एंटायर कंट्री, इसका काम क्या है, टू कंट्रोल द बैंकिंग एक्टिविटीज इन द एंटायर कंट्री। बिसाइड्स, a central bank protects the interests and rights of consumers of various bank and of the general public.
ये जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की है। समझ लो कि मैंने बैंक में एफडी करवाई, तो मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने बैंक में एफडी करवाई। बैंक ने फ्रॉड करके वो पैसा अपने डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को दे दिया, तो बैंड किसकी बजी? सर डिपॉजिटर्स की बजी। तो ये डिपॉजिटर्स के वेलफेयर को मेंटेन करने का, उनके हितों का रक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है सेंट्रल बैंक की। वो क्या करेगा? जाएगा वहां पे, ऑडिट करेगा, देखेगा सब कुछ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी लोचा लगा उसको तो सीधा खुद घुस जाएगा अंदर और सब कुछ, सबको जेल में भी डाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। देखो एक लाइव केस था अभी यस बैंक में। ऐसा हुआ कि यस बैंक ने लोगों को हैफजार्डली लोन्स दिए थे। तो क्या हुआ कि सब कुछ, वो जो लोन्स थे वो सारी कंपनीज फेल हो गई, वो सारा पैसा बैड डेट्स हो गया, एनपी हो गया। तो यस बैंक के पास अपने डिपॉजिटर्स को देने के लिए पैसा नहीं बचा। बैंड किसकी बजी? डिपॉजिटर्स की। डिपॉजिटर्स मतलब आम आदमी जिसने अपने सेविंग्स में से कुछ पैसा बैंक में ये समझ के डाला है कि ये पैसा मेरा सेफ है। तो ये जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है कि वो आए और देखे कि लोगों के हितों का रक्षण हो। देन इन दिस केस आरबीआई बीच में आई। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी सबको बोला कि तुम लोग यस बैंक में पैसा डालो, मैनेजमेंट हम करेंगे, और सारे डिपॉजिटर्स को पैसा वापिस दिलाया। किसने? आरबीआई ने, यस बैंक ने नहीं। तो आरबीआई विल ऑलवेज टेक इनटू कंसीडरेशन कि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि अगर एक बार किसी बैंक ने तुम्हारा पैसा खा गया तो तुम जिंदगी में किसी बैंक का विश्वास नहीं करोगे, और लोग अगर बैंक का विश्वास नहीं करेंगे तो अपने घर पे पैसा रख देंगे, और अगर अपने घर पे लोग पैसा रख देंगे तो 20 लाख करोड़ की नोट से 130 लाख करोड़ की डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई दैट पीपल ट्रस्ट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, और इसके लिए ये बहुत कुछ करेगा। देखो आरबीआई एक नई चीज भी लाई है, एक चीज होती है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करके एक चीज आती है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग टू यू। क्या होता है पता है? तुम लोगों ने सुना होगा कि अभी घर पे पापा मम्मी सब बात करते हैं कि अभी तो बैंक में भी विश्वास करने जैसा नहीं है, बैंक बर्बाद हो गई, उठ गई तो अपना पैसा चला जाएगा। सो इट इज ट्रू, ये ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आई विल से दैट इट इज ट्रू। समझ लो कि यस बैंक डूब गई और आरबीआई के पास कोई सेकंड वे नहीं आया तो मेरा पैसा डूब जाता। बट देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड डीआईसीजीसी, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे रहा है। जो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज फेल हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो डीआईसीजीसी का काम क्या है कि अगर तुम्हारी बैंक में डिपॉजिट्स है, बैंक में डिपॉजिट्स है तो वो डिपॉजिट्स इंश्योर्ड है। तुम्हारी प्राइवेट बैंक में भी डिपॉजिट है फ्रेंड्स, वो भी इंश्योर्ड है। तो अगर बैंक पैसा नहीं दे रही है तो डीआईसीजीसी तुम्हें पैसा देगा। तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो आप बढ़िया बात कर रहे हो, तो फिर क्या चिंता है, घर पे सब बात कर रहे हो वो बेकार बात है। नो, बट दिस इज अप टू 1 लाख रुपीस। मतलब अगर मेरी बैंक में 1 करोड़ की डिपॉजिट है, बैंक बर्बाद हो गई, बैंक उठ गई, तो मेरे को 1 लाख रुपया डीआईसीजीसी देगा, बाकी का 99 लाख गया। ये रूल कब तक था? जब तक यस बैंक बैंकरप्ट हुआ तब तक ये 1 लाख का रूल था। बट देन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द डिपॉजिटर्स व्हाट हैज आरबीआई डन इज आरबीआई हैज रेज्ड दिस लिमिट टू 5 लाख रुपीस। मतलब अब अगर किसी बैंक बर्बाद, कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट हो गई और तुम्हारा उस बैंक में डिपॉजिट पड़ा है तो 5 लाख रुपया तो तुमको कौन दे देगा? डीआईसीजीसी दे देगा, गवर्नमेंट दे देगा। डीआईसीजीसी इज अ फॉर्म ऑफ, इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गवर्नमेंट। तो 5 लाख तो तुमको डीआईसीजीसी दे देगा, बाकी का तुम्हारा पैसा गया। एंड दिस लिमिट इज पर बैंक। मतलब समझ लो मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, यस बैंक में अकाउंट है और कोटक महिंद्रा में अकाउंट है, तो चारों में 5-5 लाख की मेरे को अलग लिमिट मिलेगी। मतलब 5 लाख इधर डीआईसीजीसी देगा, 5 लाख इधर देगा, 5 लाख इधर देगा, 5 लाख इधर देगा, होना चाहिए उसमें 5 लाख तो देगा। तो ये डीआईसीजीसी का कवर है। मतलब अप टू 5 lakhs योर डिपॉजिट्स आर इंश्योर्ड। डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज आर नॉट प्रॉपरली इंश्योर्ड। हाँ, बट जनरली प्रॉपर बैंक में कभी भी ये इश्यू आने वाला नहीं है, क्योंकि आरबीआई इज नॉट गोइंग टू परमिट दिस। क्योंकि ये हुआ तो देश में से विश्वास बैंकिंग सिस्टम पे उठ जाएगा, और बैंकिंग सिस्टम पे से देश का विश्वास गया मतलब पूरी इकोनॉमी खलास हो गई। ठीक है, आरपी कैन डिफाइंस अ सेंट्रल बैंक एज, दिस इज द डेफिनेशन, ये याद रखनी है। द इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, ऑफ मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। आरबीआई का काम क्या है कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन देखो किसका, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ मनी का। वॉल्यूम ऑफ मनी मतलब देश में कितना पैसा घूम रहा है,
घूम रहा है वो कौन कंट्रोल करेगा? नोट्स आरबीआई प्रिंट करेगा, नोट्स आरबीआई सर्कुलेट करेगा। तो अगर मंदी है तो आरबीआई विल एक्सपांड द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, और अगर तेजी है, अनड्यू इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आरबीआई विल कॉन्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। किसके हित में? जनरल पब्लिक के वेलफेयर में। तो आरबीआई क्या हुआ? सेंट्रल बैंक क्या हुआ? इट इज एन इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन समझा दी पूरी बराबर। Hence central bank is apex bank. Apex bank मतलब लीड बैंक या टॉप बैंक of the country whose function is to aid मतलब मदद करना, regulate and promote the entire money market and the banking sector as well as to maintain the monetary और financial stability for overall economic good of the nation। मतलब देश में स्थिरता इकोनॉमी के एंगल से मेंटेन रहे, ये भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। अगर देश में ग्रोथ रेट कम होगा तो आरबीआई ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए कुछ करेगा, उसका काम भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी मतलब पैसा जहां एक जगह इकट्ठा हुआ है, सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस व्हिच इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। मतलब बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट सिस्टम से देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी असर आएगा। ठीक है, the responsibility of regulating monetary or financial transactions in a country and maintaining the value of country's money or currency rests with the central bank। मतलब जहां पर डॉलर रूपी में रूपी कमजोर हो रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। आरबीआई विल मेक इट श्योर कि रूपी की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू मेंटेन रहे। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएम मोदी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आरबीआई को यार तुम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दे दी। जैसे कि समझ लो कि तुम्हारी स्कूल के प्रिंसिपल ने तुम्हारे स्कूल के टीचर्स को बोल दिया कि बच्चे इस साल 100% रिजल्ट आना चाहिए, कोई फेल नहीं होना चाहिए, सबको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी भी तो देना है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा उसी में कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दोनों साथ में चाहिए। सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब कुछ करने के लिए देश में वॉल्यूम ऑफ मनी मेंटेन रहे, देश में बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का विश्वास रहे, देश का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा हो, कंट्री की करेंसी की वैल्यू मेंटेन रहे, इन सबके लिए आरबीआई एक छोटी सी चीज बनाएगा जिसको क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी के बेसिस पे से आरबीआई सब कुछ मेंटेन करेगा। वो भी स्टिल इट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी भी ये है मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, In short, a central bank assumes the responsibility of maintaining economic stability। ये जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। अभी कोरोना का क्राइसिस आया ना फ्रेंड्स, तो देश में ग्रोथ रेट कम हो गया, बहुत खराब परिस्थिति हो गई, तो आरबीआई ने लोगों को बहुत सारा पैसा दिया है, बहुत सारी नोट्स भी प्रिंट की है, फिर लोगों को लिक्विडिटी दी है, बैंक को पैसा दिया है, एनबीएफसीज को पैसा दिया। आरबीआई विल हेल्प द कंट्री इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, A central bank also provides monetary और financial advice and suggestions to the government। देखो मोदी जी जो है उनको ये आता है कि वोट कैसे मांगना, उनको ये आता है कि कैसे लोगों को अपने विश्वास में ले लेना, बट ही डज नॉट नो अबाउट द मैक्रो इकोनॉमी की डॉलर वर्सेस रूपी को कैसे मेंटेन करना, देश में ग्रोथ रेट किस तरह से बढ़ाना। तो इसके लिए होशियार बंदा चाहिए। देखो बोलने में और किसी चीज को आने में उसमें फर्क होता है। कुछ लोग होशियार होते हैं, कुछ लोगों को बोलना आता है। मोदी जी इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। अभी उसको यह मालूम नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना, उसके लिए कोई होशियार बंदा चाहिए। तो वो सभी एडवाइस सजेशंस कौन देगा? आरबीआई गवर्नमेंट को सारे सजेशंस देगा। गवर्नमेंट माने ना माने वो गवर्नमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, टू द गवर्नमेंट। सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल बैंक। देखो यहां पे कहीं आरबीआई नहीं लिखा होगा, यहां पे क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक लिखा है। मतलब दिस अप्लाइज टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको मालूम है। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 The Reserve Bank was established on April 1, 1939 with a private paid up capital of 5 crore rupees। मतलब ये पहले एक प्राइवेटली एस्टैब्लिश हुआ था with paid up capital of 5 crore। बाद में उसको नेशनलाइज किया गया था। RBI was nationalized on January 1, 1949 and then it became government bank। 1935 में एस्टैब्लिश हुआ, 1949 में नेशनलाइज हुआ। ये सब कुछ तुम लोग को शायद आ गया होगा। RBI is the apex bank of India which supervises and regulates the entire banking sector as well as formulates the monetary policy। मतलब जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करेगा और मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है बाद में पढ़ना है। ठीक है, नाउ आरबीआई तो समझ गए क्या है, आरबीआई का काम क्या है, अब ये बात करनी है। ठीक है,
अभी आरबीआई करेगा क्या? आरबीआई के फंक्शंस दो टाइप के, एक मॉनेटरी फंक्शन मतलब जो पैसों से रिलेटेड है, और दूसरे नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। टुडे विल बी जस्ट डिस्कसिंग द मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस की जो पैसों से रिलेटेड है, ठीक है। आरबीआई का काम क्या है, चलो देखते हैं। ये कौन है? ऊपर आरबीआई का एम्ब्लेम है, नीचे कौन बैठा है, जानते हो नहीं जानते हो? कुछ बच्चों को मालूम होगा, बाकी जनरली को मालूम नहीं होगा। ही इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास। अभी क्या है, तुम सबको ये केरी मिनाटी को ही जानते हो, ये सभी लोगों को तो कोई जानता ही नहीं है। ही इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आरबीआई डू? अभी ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 500 की नोट है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 500 रुपए की नोट इश्यू कौन करेगा? आरबीआई इश्यू करेगा। नई नोट्स आरबीआई लाएगा, पुरानी नोट्स को बैन भी आरबीआई करेगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट आरबीआई विल बी डूइंग इज करेंसी इश्यू, मतलब हर नोट आरबीआई प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये नोट प्रिंट करके आरबीआई देगा किसको? आरबीआई मेरे तुमको पैसा नहीं देगा, आरबीआई का पैसा जाएगा अलग जगह पे। आरबीआई अगर मोदी जी को तकलीफ होगी तो मोदी जी को पैसा देगा, गवर्नमेंट को पैसा देगा। अगर किसी भी बैंक को तकलीफ होगी तो भी आरबीआई उसको पैसा देगा। और ये देखो डोनाल्ड ट्रंप है और यूएस की नोट्स है, फॉरेन करेंसी भी मेंटेन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। व्हाई? बिकॉज आरबीआई हैज टू मेंटेन द इक्वेशन ऑफ डॉलर वर्सेस रूपी, ठीक है। और ये सभी पैसा आरबीआई कब देगा? व्हेन ऑल दीज पर्संस आर इन बैड टाइम्स। मतलब आरबीआई के मॉनेटरी फंक्शंस क्या है? पैसा प्रिंट करके मोदी जी को देंगे, बैंक को देंगे, फॉरेन करेंसी, फिर ये कौन है? ट्रंप। मोदी जी को देंगे, बैंक को देंगे, ट्रंप को देंगे जब उनकी परिस्थिति खराब हो। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज करेंसी इश्यू। देश में हर नोट आरबीआई ही प्रिंट करेगा। अगर तुम लोग अपने घर पे एक जेरोक्स मशीन लेकर आ रहे हो जिसमें तुम लोग खुद नोट प्रिंट कर रहे हो तो तुम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके तुम्हें जेल में डाल सकती है, ठीक है। मनी प्लांट जैसी दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि दुनिया में, देश में लोगों के घर पे पेड़ पे पैसे उगते हैं, पैसे सिर्फ आरबीआई ही उगा सकती है और कोई बंदा पैसा उगा सकती नहीं है। लेकिन आरबीआई 2 रुपए से ऊपर की नोट्स प्रिंट करेगा। 1 रुपए की जो नोट आती है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करेगा। अगर घर पे पड़ी हो ना 1 रुपए की नोट, तो उसमें देखना, उसमें आरबीआई का सिक्का नहीं होगा, उसमें लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैं काम करूंगा, मेरे पास तो बहुत सारी 1-1 रुपए की नोट पड़ी है। आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेरे पास पुराने कॉइन, सिक्के बहुत सारे पड़े। मैं 1 रुपए की नोट का एक फोटो डालूंगा जिसमें लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आरबीआई हैज द सोल राइट। सोल राइट मतलब उसी के पास राइट है, उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। तुम बोलो यार मोदी जी मेरे को भी नोट प्रिंट करने दो यार, मैं बढ़िया काम करूंगा, ये तो 2000 वाली नोट है ना, उसका कलर भी अच्छा नहीं है, मैं तो बढ़िया कलर की नोट प्रिंट। चुप बैठ जा, तू नहीं कर सकता, ठीक है। टू इश्यू नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस मतलब कि कौन सी अमाउंट की है, 20, 50, 100, 200, उसको डिनोमिनेशंस कहा जाता है। फ्रॉम ₹2 एंड अबाउट, मतलब 2 रुपए या 2 रुपए से ऊपर की सारी नोट्स कौन इश्यू करेगा? आरबीआई। 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 सब। Currency notes of ₹1 and all currency coins are issued by the Finance Ministry of Government of India. 1 रुपए के नोट और सिक्के ये कौन इश्यू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आरबीआई इश्यू नहीं करेगा, लेकिन इसको भी डिस्ट्रीब्यूट आरबीआई करेगा। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 नोट्स एंड करेंसी कॉइन्स इज डन बाय आरबीआई एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक बहुत सिंपल पैराग्राफ है कि 2 रुपए या 2 रुपए से ऊपर की सारी नोट्स आरबीआई इश्यू करेगा। 1 रुपए की नोट और सिक्के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू करेगा, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन आरबीआई करेगा एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सारी नोट कौन छापेगा? आरबीआई छापेगा, ठीक है। सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो मेरा बैंकर शायद यस बैंक हो, तुम्हारा बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, किसी तीसरे बंदे का बैंकर बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन गवर्नमेंट का भी कोई बैंकर होना चाहिए ना। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का जीएसटी आ रहा है, 2 करोड़ों अरबों रुपए का इनकम टैक्स आ रहा है, वो सारा कहां डिपॉजिट होगा? गवर्नमेंट को भी बैंक अकाउंट चाहिए ना। तुम लोग बोलोगे सर गवर्नमेंट का अकाउंट किसी बैंक में होता है? हाँ होता है। गवर्नमेंट का अकाउंट कौन सी बैंक में होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करेगी और बैंक्स का अकाउंट मेंटेन करेगी। मेरे तुम्हारे जैसे अकाउंट आरबीआई मेंटेन नहीं करेगी। सर मुकेश भाई का भी मेंटेन नहीं करेगी, ओनली गवर्नमेंट और बैंक का, ठीक है। आरबीआई इज अ बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। आरबीआई क्या है? बैंकर, मतलब हर सेंट्रल गवर्नमेंट का और हर स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट किसके पास होगा? आरबीआई के पास होगा। एडवाइजर मतलब सलाह देगा। मैंने तुम लोग को ऊपर समझाया कि ये देखो
मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस एंड सजेशंस टू द गवर्नमेंट, मतलब एडवाइजर भी है। और एजेंट, एजेंट किस तरह से, देखो इसके बिहाफ पे नोट्स इश्यू कर रहा है, इसके बिहाफ पे बॉन्ड्स इश्यू करेगा, तो क्या है वो, बैंकर है, एडवाइजर है और एजेंट है। किसका, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होगी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सबका। इट मैनेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट अकाउंट्स, करेंसी, कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ ₹1 एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट। सरकार को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कौन पैसा देगा, आरबीआई पैसा देगा। मतलब आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट एक्ट्स एज अ बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। वो किस तरीके से काम करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करेगा, सिक्के और ₹1 की नोट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट को पैसा आरबीआई देगा लोन के फॉर्म में, और देता भी है। थर्ड वन, बैंकर्स बैंक, बैंक के बैंक को क्या कहा जाता है, आरबीआई कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बाप के बाप को दादा कहा जाता है, उस तरीके से बैंक के बैंक को कहा जाता है आरबीआई। बैंक का अकाउंट कहां पे मेंटेन होगा, आरबीआई में मेंटेन होगा, ठीक है। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब आदमी समझ लो कि जिंदगी में हताश है, निराश है, बहुत दुखी हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, उसने हर कोशिश कर ली कि यार उसकी ज़िंदगी एक ट्रैक पे आ जाए, बहुत कुछ कोशिश की, लोगों से कहा, सब कुछ किया, लेकिन कुछ उससे नहीं हो रहा है, परेशान हो गया है ज़िंदगी से। तो वो कहा क्या करेगा, वो चला जाएगा राम मंदिर में राम भगवान के पास, राम भगवान मेरी मदद करो। मतलब जब कोई रास्ता ना हो तब तुम्हारे पास भगवान है, और बैंक के पास भी और दूसरा कोई रास्ता ना हो तो कौन है, बैंक का भगवान है आरबीआई। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब जब सारी दुनिया तुम्हें निकाल दे बाहर, तभी तुम्हारी मदद कौन करेगा, आरबीआई मदद करेगा, हर बैंक की। देखते हैं, आरबीआई इज अ बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स इन द कंट्री। मतलब हर बैंक का अकाउंट कहां होगा, आरबीआई में, और उसको रेगुलेट भी आरबीआई करेगा। इट मैनेजेस कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक। मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी कि बैंक के पास जितनी डिपॉजिट आई है ना, उतनी बैंक लोन नहीं दे सकती, कुछ परसेंटेज उसको रिजर्व में रखना है, वो मेंटेन कौन करेगा, आरबीआई करेगा। डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, कि मतलब तुम लोग को किस हिसाब से लोन देनी है, कितना मार्जिन रखना है, कितने परसेंटेज। मतलब देखो 50 लाख की प्रॉपर्टी हो तो बैंक 50 लाख की लोन नहीं देगा, उसमें से 20-30% कट करेगा, तो वो बोलेगा कि किस तरह से लोन दो, वो भी आरबीआई सिखाएगा। एज वेल एज डायरेक्ट्स द क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब लोन क्यों, कब देनी, कितनी देनी, क्या इंटरेस्ट रेट पे देनी, कितना मार्जिन रखना, सब कुछ आरबीआई डिटरमाइन करेगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल बैंक्स, ये भी बोलेगा कि तुम लोग कितना इंटरेस्ट लो। कोई बैंक नालायक हो गई कि मैं तो 25% इंटरेस्ट से नीचे पैसा ही नहीं दूंगा, लोग तो लेंगे फिर भी, बट देन आरबीआई विल डिटरमाइन कि इससे ज्यादा तुम नहीं ले सकते, ठीक है। इट इज ऑल्सो द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर द शेड्यूल्ड बैंक्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब अगर शेड्यूल्ड बैंक की बैंड बज गई है, पैसे कहीं से नहीं मिल रहे और बहुत खराब परिस्थिति है, तो उसको कौन पैसा देगा, आरबीआई पैसा देगा। जैसे कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने यस बैंक को पैसा दिया है, ठीक है। तो बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब हर बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास होगा, आरबीआई सारी बैंकों को रेगुलेट करेगा, उसके कैश रिजर्व्स को मेंटेन करेगा, क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन करेगा, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करेगा, और अगर बैंक इमरजेंसी में आ गई तो पैसा भी देगा। देन इट इज टर्म्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई कंट्रोल्स प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ऊपर पढ़ा था हमने, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड मनी सप्लाई, मनी सप्लाई आरबीआई की डेफिनेशन में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो आरबीआई का मेन फंक्शन है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रेडिट का फ्लो बढ़े, मनी सप्लाई कंट्रोल्ड वे में रहे। कंट्रोल मतलब कम नहीं करना है, कंट्रोल मतलब अपने हिसाब से करना है। जैसे कि समझ लो, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारी स्टडीज को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोग को बोल रहा हूं तुम कम पढ़ो, कंट्रोल मतलब मैं चेक कर रहा हूं तुम क्या कर रहे हो, यू आर अंडर माय कंट्रोल, यहां पे ये कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई, सबको कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगा। फिफ्थ वन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हर देश के पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व मतलब कंट्री में अपने पास भी डॉलर्स होंगे, पाउंड्स होंगे, क्योंकि समझ लो हम लोग क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं, गोल्ड परचेस कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट रुपी में नहीं होता, उसका पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में होता है। तो एवरी कंट्री हैज सम फॉरेक्स रिजर्व्स, तो इंडिया में भी फॉरेक्स रिजर्व्स तो होंगे ही। एट प्रेजेंट इंडिया हैज सम फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ $400 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना है अपने पास। तो ये कौन रखेगा, मैं रखूंगा, तुम रखोगे, मोदी जी रखेंगे? नो, इट विल बी मेंटेन्ड बाय आरबीआई, पैसा सारा आरबीआई मेंटेन करेगा, ठीक है। तो सर अपने नहीं रख सकते फॉरेक्स रिजर्व्स? एज पर द रूल, फेमा के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत
अगर तुम लोग अपने घर में फॉरेन करेंसी इलीगली स्टोर करते हो देन इट इज एन ऑफेंस एंड यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इट, तुम लोग को जेल हो सकती है। तो सर मेरे पास घर पे $1 का नोट पड़ा है कलेक्शन के लिए, उसमें कोई कुछ नहीं बोलता है, थोड़ा गवर्नमेंट भी समझती है, लेकिन तुमने घर पे $50,000 रखे हैं एंड इफ इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट तो तुम लोग को जेल हो सकती है। यू आर नॉट परमिटेड टू कीप फॉरेन एक्सचेंज इन योर होम, ये रूल है, मैं अपना घर का नहीं बोल रहा, ठीक है। RBI has the responsibility of maintaining the value of rupee vis-a-vis other currencies, मतलब रूपी दूसरी करेंसीज के सामने, रूपी वर्सेस डॉलर, रूपी वर्सेस पाउंड, रूपी वर्सेस यूरो, रूपी वर्सेस येन, सब कुछ मेंटेन करना है अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजाइम, ठीक है। अभी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजाइम पहले था, तुम लोग को याद हो ना, तो अपन ने ये ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें था कि पहले एक्सचेंज रेट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, अभी ये फ्री एक्सचेंज हो गया डिमांड सप्लाई पे, पहले आरबीआई डिटरमाइन करता था, अब ये नहीं है। अभी देखो अंडर द फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब डिमांड सप्लाई पे रेट है एंड प्रेजेंटली इंडिया में ये सिस्टम प्रेवेलेंट है। ये सिस्टम गई आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेयर द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। RBI maintains the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange in the open market as and when required। अभी RBI ये नहीं बोल सकती कि रुपी का भाव ये है, पर RBI बाहर से गेम खेल सकती है। किस तरह से समझाता हूं, चलो। आज सुबह रुपी वर्सेस डॉलर समझ लो 74 है, $1 के सामने 74 है। अभी ये बढ़ रहा है तो अपने लिए खराब है। समझ लो कि आज लोग 76 तक परचेस करने को तैयार है और 76 के आजू बाजू भाव आ गया, 76 के आजू बाजू भाव आ गया। भाव कब बढ़ेगा? देखो दो चीजें होती है, एक होते हैं बायर्स, दूसरे होते हैं सेलर्स, ठीक है। बायर्स को हमेशा ये चाहिए कि उनको चीज कम भाव में मिले और सेलर्स को हमेशा ज्यादा पैसा चाहिए। बट व्हेन सेलर, अगर बायर को चीज चाहिए और सेलर इज नॉट रेडी टू सेल फॉर अ लोअर प्राइस, तो बायर को ज्यादा भाव में चीज खरीदनी पड़ेगी। 74 सुबह भाव है, बायर्स को डॉलर चाहिए ही चाहिए, उनको पेमेंट करना है और सेलर्स आर नॉट रेडी टू सेल फॉर 74, वो बोल रहे हैं 76 में बेचना है, तो बायर शायद 76 में भी परचेस कर ले। अगर 76 में सौदा हो गया तो भाव हो जाएगा 76, तो देश की बैंड बच जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा पता है, एक तीसरा सेलर आ जाएगा बीच में। सर कौन सेलर आ जाएगा? सेलर होगा आरबीआई। आरबीआई क्या बोलेगा पता है, तू इधर बायर है ना, तेरे को 74 में चाहिए ना, तू मेरे से लेना यार, ये पागल है कुछ भी बोलता है, 76 थोड़ी भाव है, मैं तेरे को 74 में दूंगा। तो ये किससे लेगा? 74 में आरबीआई से ले लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? आरबीआई इज सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट। मैंने तुम लोग को क्या बोला, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स होगा, तो आरबीआई ये बेच भी सकता है। सो इट इज सेलिंग इन द ओपन मार्केट। कई बार क्या होता है पता है कि 74 है और कई बार ये अगर बहुत नीचे आ जाए ना तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। समझ लो कि 74 है और इसमें अगर समझ लो कि आज बायर है और सेलर है। आज किसी बायर को इंटरेस्ट नहीं है डॉलर परचेस करने में, लेकिन एक सेलर को पैसों की जरूरत है, उसको $1 करोड़ सेल करना है और बायर लेने को तैयार नहीं है। 74 का भाव है, ये बोल रहा है मैं 70 में भी दे दूंगा, चलना खत्म कर, किस्सा खत्म कर, मैं 70 में भी दे दूंगा। बायर बोलता है कि 70 में मैं लूंगा, 74 में मैं नहीं लूंगा। तो आरबीआई आके बोलेगा तू एक काम कर, 70 नहीं 72 में मेरे को दे दे। तो आरबीआई क्या कर रहा है, बाइंग इन द ओपन मार्केट, बाइंग भी करेगा सेलिंग भी करेगा। इससे क्या होगा कि रुपी वर्सेस डॉलर की इक्वेशन मेंटेन रहेगी। ये आरबीआई करता ही, हमेशा करता ही है, ठीक है। सो दिस इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब संभाल के रखेगा, अपनी कस्टडी में रखेगा, ठीक है। RBI is also the custodian of India's reserves of foreign currencies। इंडिया का जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी का, उसका कस्टोडियन है। It also administers foreign exchange reserves by checking inflow and outflow of foreign exchange। ये foreign exchange reserves को properly maintain भी करेगा। So these are the monetary functions of RBI। non monetary कल करेंगे। तो monetary functions RBI के क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या करेगा आरबीआई, नोट प्रिंट करेगा। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज करेंसी इश्यू। ये करेंसी इश्यू करके किस किस की मदद करेगा? मोदी जी की मदद करेगा, बैंकों की मदद करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेगा। सबसे पहले नोट प्रिंट करेगा के फंक्शन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? करेंसी इश्यू। मोदी जी यानी मोदी जी वाला फंक्शन कौन सा था? बैंकर टू द गवर्नमेंट। सबसे पहले दिस वन इज करेंसी इश्यू, दिस वन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर बैंक को भी बैंकर बनेगा, ये बैंक को भी पैसा दे सकता है। सो ये क्या हो गया, बैंकर्स बैंक। और बैंक अगर तकलीफ में आ गया तो भी उसकी मदद करेगा, तो वो क्या है? एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स डोनाल्ड ट्रंप इसको भी मेंटेन करेगा, तो ये क्या हो गया? कस्टोडियन ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। और ये सब कुछ ये क्यों करेगा? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, वॉल्यूम ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? क्रेडिट कंट्रोल के लिए ये क्या करेगा? आरबीआई सब कुछ करेगा। तो आरबीआई का फंक्शन नंबर 1 करेंसी इश्यू, करेंसी इश्यू के बाद मोदी जी यानी बैंकर टू द गवर्नमेंट, फिर सारी बैंक के फोटो यानी बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, फिर डॉलर और ट्रम्प का फोटो, उसका मतलब क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और ये सब कुछ क्यों करेगा? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। सो दीज आर द 5 मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां पर बच्चे लोचा मारते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड नॉट कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का धंधा अलग है, आरबीआई का धंधा अलग है। समझ में आ रहा है? तो आज इतना रखते हैं, कल अपने आगे बढ़ेंगे। अभी फ्रेंड्स बहुत कुछ होता जा रहा है, साथ में याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज है और बहुत ही टेक्निकल चैप्टर भी है, तो ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।